हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन 14 टू 17 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में। इससे पहले के सेक्शंस देखने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को जाके देख सकते हो। सेक्शन 14 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू इज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। देखो, पहले क्या होता था कि फीमेल हिंदू के राइट्स ग्रेजुअली ओवर टाइम इवॉल्व हुए हैं। अमेंडमेंट 2005 का वो सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्शन 14 बहुत क्लियरली ये बात कहता है कि अगर कोई फीमेल हिंदू है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली उसका हक होगा उस प्रॉपर्टी पे। वो उसे चाहे अपने पास रखे, किसी को दे दे, बेच दे, उसका कुछ भी कर सकती है। उसे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, उस पर किसी और का हक नहीं है, उसके हस्बैंड का, उसके बच्चों का, कोई नहीं। जब तक वो जिंदा है जो वो चाहे उस प्रॉपर्टी के साथ कर सकती है। उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ना किसी की परमिशन लेने की जरूरत है। देखते हैं सेक्शन में क्या लिखा है। एनी प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय फीमेल हिंदू वेदर एक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के पहले चाहे वो प्रॉपर्टी उसने एक्वायर की हो चाहे बाद में, शैल बी हेल्ड बाय हर एज फुल ओनर देयर ऑफ एंड नॉट एज अ लिमिटेड ओनर। वही बात जो भी बोली कि वो लिमिटेड ओनर नहीं होगी, वो उस प्रॉपर्टी की फुल ओनर होगी। इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन हमें बताता है कि प्रॉपर्टी क्या है। जो ऊपर हमने बोला कि एक फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट होती है। हाउ डू वी डिफाइन दैट प्रॉपर्टी? बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल। प्रॉपर्टी मतलब लैंड भी हो सकता है, ज्वेलरी भी हो सकती है, कोई सामान भी हो सकता है जो एक फीमेल हिंदू ने एक्वायर किया हो इनहेरिटेंस, यानी उसको मिली है पास ऑन होके जनरेशंस में। पार्टीशन के टाइम उसको मिली है, बंटवारे के टाइम पे मिली है। मेंटेनेंस किया, मेंटेनेंस का एरियर मिला है उसे। तो मेंटेनेंस जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हस्बैंड से मेंटेनेंस मिल रहा है या ऐसा कुछ सिचुएशन है। एरियर जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ कि जब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जनवरी में एक पे कमीशन पास हुआ, योर सैलरी इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20,000। लेकिन वो पे कमीशन अप्लाई होते होते जुलाई हो गया। तो जुलाई से तो तुम्हें पर मंथ 20,000 मिल रहा है, बट जो पिछले 6 महीने थे तुम्हें हर महीने मिलने चाहिए थे 20,000, बट सिर्फ 10 मिले। तो उन 6 महीनों का 60,000 तुम्हें एक साथ दिया जाता है, जो तो उसे एरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एरियर ऑफ मेंटेनेंस, या फिर वो गिफ्ट है बाय एनी पर्सन, कोई रिलेटिव है या कोई रैंडम इंसान है, शादी के पहले, शादी के बाद, शादी के टाइम, किसी भी फॉर्म में अगर उसे गिफ्ट मिला है, या उसने अपने स्किल या एग्जर्शन से, अपनी किसी स्किल के तरीके से, किसी मेहनत के बदले वो प्रॉपर्टी मिली है उसे, या उसने वो परचेज की है और बाय प्रेस्क्रिप्शन या किसी भी मैनर में। एंड ऑल्सो एनी सच प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हर एज स्त्री धन इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। स्त्री धन एज अ सेपरेट टॉपिक हम एक लेक्चर में कवर करेंगे। नंबर 2 क्या लिखा है? नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू एनी प्रॉपर्टी। ऊपर लिखी हुई कोई भी बात किस प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होगी? acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of gift, will or other instrument of the decree, order or award prescribe a restricted estate। बेसिक सी बात यह है, अगर वो प्रॉपर्टी गिफ्ट के तरीके से या किसी वसीयत के थ्रू या किसी और इंस्ट्रूमेंट मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के थ्रू या किसी कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू, डिक्री के थ्रू आपको मिली है, जिसमें कोई टर्म्स हैं, कोई कंडीशंस हैं जो उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उस एस्टेट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 15 की बात करें तो जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन फीमेल हिंदू में। मेल में हम देख ही चुके हैं, पर एक फीमेल हिंदू के केस में जनरल रूल ऑफ सक्सेशन क्या होता है, ये हमें सेक्शन 15 बताता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट, बिना वसीयत के अगर किसी फीमेल हिंदू की डेथ हो जाती है तो उस केस में प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवॉल्व होगी, इसके रूल सेक्शन 16 में दिए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। पर यहाँ पे क्रोनोलॉजी है कि किस फॉर्म में, किस ऑर्डर में वो प्रॉपर्टी पास ऑन होगी। तो सबसे पहला कौन है? सन्स, यानी उसके अगर बेटे हैं, बेटियां हैं और हस्बैंड है, इन तीन का पहला राइट बनेगा। और इनमें एक चीज इंक्लूडेड है कि अगर उसके बेटे या बेटी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है और आगे उनके बच्चे हैं, ग्रैंड किड्स हैं उसके, तो अगर प्री डिसीज सन और डॉटर है तो उनके बच्चे इंक्लूडेड होंगे। बेसिक सी बात है, अगर मान लो बेटा मर चुका है और उसके बच्चे एग्जिस्ट करते हैं तो बेटे का जो भी शेयर बनता होगा उस प्रॉपर्टी में वो उसके बच्चों को चला जाएगा। सेकंड है एयर्स ऑफ हस्बैंड, यानी हस्बैंड के जो एयर्स हो सकते हैं। अगर ये ऊपर के तीन नहीं एग्जिस्ट करते हैं, मान लो कि बेटे बेटी नहीं एग्जिस्ट करते हैं, उनके आगे बच्चे नहीं एग्जिस्ट करते हैं, प्लस हस्बैंड भी नहीं है, तो किसको जाएगा? हस्बैंड की फैमिली में जिसका अगला जो एयर होगा, जो वंशज जिसको बोल सकते हो, अगला जिसका हक बनता है उसको जाएगा। थर्ड है मदर एंड फादर। मान लो ये भी नहीं अवेलेबल है तो मदर एंड फादर यानी उस लड़की के, उस महिला के अपने पेरेंट्स को जाएगा। फोर्थ, एयर्स ऑफ फादर। अगर वो मदर फादर भी अवेलेबल नहीं है तो जो लड़की के फादर थे
उनकी फैमिली में जाएगा। एंड फिफ्थ इज एयर्स ऑफ मदर। तो हमने बेसिक क्रोनोलॉजी देख ली, बेटे बेटियां विच इंक्लूड्स ग्रैंड किड्स इन केस बेटे बेटी की डेथ हो चुकी है, प्लस हस्बैंड, ये पहले थे। सेकेंड इज एयर्स ऑफ हस्बैंड, थर्ड इज मदर एंड फादर, फोर्थ इज एयर्स ऑफ फादर, फिफ्थ इज एयर्स ऑफ मदर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, यानी ऊपर कही हुई हर बात को साइड रखते हुए, एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर और मदर बाय अ फीमेल हिंदू, यानी एक लड़की को अपने मम्मी या पापा से कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली है और उसके अपने बच्चे अगर नहीं हैं, अगर अपने बच्चे हैं तो अपने बच्चों को चली जाएगी, इन द एब्सेंस ऑफ सन और डॉटर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज सन और डॉटर, यानी ग्रैंड किड्स भी नहीं है, वो किसको जाएगी, इट विल डिवॉल्व टू द एयर्स ऑफ फादर एंड नॉट एज सेड अबव। ठीक है। बेसिकली अगर पार्टीशन हुआ एक फैमिली में, उस फैमिली में एक बेटी थी, उसको भी प्रॉपर्टी गई, उस बेटी की डेथ हो जाती है, उसके अपने बच्चे नहीं थे, नाती पोते भी नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि सब कुछ हस्बैंड को चला जाएगा या इस क्रोनोलॉजी में एयर्स ऑफ हस्बैंड के पास चला जाएगा, नहीं, उस केस में इट विल डिवॉल्व टू द एयर्स ऑफ फादर, बेसिकली वापस फादर के पास। और मान लो फादर नहीं है तो फादर के केस में जैसे आगे इनहेरिट होती वो प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी। सेकंड पॉइंट लिखा है, सेम वे में अगर प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड फ्रॉम हस्बैंड या फादर इन लॉ, यानी अपने हस्बैंड से लड़की को, उस लड़की को कोई प्रॉपर्टी मिली थी या अपने ससुर से मिली थी एंड उसकी डेथ हो जाती है और कोई वसीयत नहीं छोड़ी है उसने, इन द एब्सेंस ऑफ सन और डॉटर, उस लेडी के बच्चे नहीं है या नाती पोते भी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, इट विल डिवॉल्व टू द एयर्स ऑफ हस्बैंड एंड नॉट टू क्या कहते हैं अपनी फैमिली में। इसको एक लाइन में बोले तो अगर उसे अपने मायके पक्ष से कुछ मिली थी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में, ठीक है, और उस लड़की की डेथ होती है जहां उसके आगे बच्चे नहीं हैं, नाती पोते भी नहीं है, उस केस में वो प्रॉपर्टी उसके जो अपने फादर जिससे उसे वो प्रॉपर्टी मिली थी उनकी फैमिली में चली जाएगी, उनके एयर्स को पास ऑन हो जाएगी, ना कि हस्बैंड को चली जाए या हस्बैंड की फैमिली को चली जाए। सेकंड, इसी का दूसरी साइड बोला ससुराल पक्ष का, अगर लड़की को प्रॉपर्टी ससुराल पक्ष से मिली थी यानी उसके पति से, उसके ससुर से, उस केस में अगर लड़की की डेथ होती है, कोई वसीयत नहीं है, उसके अपने बच्चे नहीं है, नाती पोते नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि उसके मायके पक्ष में या जो भी ऊपर हमने क्रोनोलॉजी के ऑर्डर पढ़े किसी और को चली जाएगी, वो उसके हस्बैंड के एयर्स को ही जाएगी। सेक्शन 16 की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग एयर्स ऑफ फीमेल हिंदू। सेक्शन 16 बेसिकली बता रहा है कि जो हमने सेक्शन 15 में अभी ऑर्डर ऑफ सक्सेशन पढ़ा उसमें क्या रूल्स फॉलो होंगे। रूल नंबर 1 कहता है कि अमंग द एयर्स स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, जो हमने एयर्स का ऑर्डर पढ़ा था, ए टू ई पढ़ा था, जो एक एंट्री में है वो प्रेफर किए जाएंगे टू दोज इन सक्सीडिंग एंट्री एंड दोज इंक्लूडेड इन सेम एंट्री शैल टेक साइमल्टेनियसली। तो बेसिकली इसका मतलब है जो एक एंट्री में, इनको एक एक एंट्री मानो 1 2 3 4 5, तो 1 विल बी प्रेफर्ड ओवर 2, अगर 1 में से एक भी मिल गया हमें, इन लोगों में से कोई भी मिल गया तो बाकियों को नहीं मिलेगा, इनको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है। पर 1 में जैसे ही कोई भी मिलेगा उन सबका बराबर का हक होगा। तो बेसिकली एंट्री प्रेफरेंशियल होगी, विद इन एंट्री साइमल्टेनियस होगा। रूल नंबर 2 एक बहुत सिंपल सी बात कहता है कि जो लेडी की डेथ हुई है इंटरस्टेट, ठीक है, अगर उसके अपने बच्चों की पहले ही डेथ हो चुकी है, मान लो उसका कोई बेटा था, बेटा उस औरत के मरने के पहले ही मर चुका है, ठीक है, पर पीछे से उस बेटे के बच्चे एग्जिस्ट करते हैं यानी उसके पोता पोती एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको वो शेयर मिलेगा उतना जितना उनके पिता का हक बनता था। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जो भी एयर्स एग्जिस्ट करते थे सब सेक्शन 15 के सब क्लॉज 2 में, बी डी एंड ई जो हमने यहाँ देखे थे, बी डी एंड ई कौन थे, एयर्स ऑफ हस्बैंड, एयर्स ऑफ फादर एंड एयर्स ऑफ मदर, उनके केस में devolution shall be in the same order and as per the rules as they would have applied if property had been fathers or mothers or husbands and they had died interstate। बेसिकली इनके केस में डेवोल्यूशन सेम ऑर्डर में होगा एंड एज पर रूल्स जैसे मेंशन किए गए थे पीछे भी, एंड वे रूल्स वैसे ही अप्लाई होंगे, हम मान के चलते कि इनकी ही प्रॉपर्टी थी और ये इंटरस्टेट में मर गए, ठीक है, तो सेम ऑर्डर में होगा। ठीक है। सेक्शन 17 बात करता है स्पेशल प्रोविजंस मरुमकटयम एंड आती आती असंतन लॉज, बेसिकली रीजनल लॉज, हम पहले भी इनका नाम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाते, बेसिक सी बात है कि इन पे हिंदू सक्सेशन एक्ट ही अप्लाई होगा, बस कुछ केसेस में इनके में क्रोनोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत इन डेप्थ जाने की हमें जरूरत नहीं है।
एक क्विक रिवीजन करते हैं। सेक्शन 14 हमने पढ़ा, प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदूज की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है, फुल ओनरशिप, लिमिटेड नहीं होती। किस प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल नहीं है? जो उनको इन रास्तों से मिली हो लेकिन जिनमें टर्म्स प्रेस्क्राइब्ड हो, जो उसको एक रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट बनाता हो। और हमने इसमें ये भी पढ़ा कि प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। सेक्शन 15 में हमने जनरल रूल्स पढ़े इसके, कि पहले हमने एक रफ क्रोनोलॉजी पढ़ी कि किस ऑर्डर में प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी। सबसे पहले सन्स, डॉटर्स, उनके बच्चे अगर वो प्रीडिसीज्ड हैं, प्लस हस्बैंड। सेकंड इज हस्बैंड के heirs। थर्ड इज मदर एंड फादर, देन heirs ऑफ फादर एंड heirs ऑफ मदर। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर अपने माता पिता से मिली थी उस लड़की को, और उस लड़की की डेथ होती है, पीछे से उसके अपने बच्चे या नाती पोते, नाती नातिन कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि उसके हस्बैंड को चली जाएगी, ऐसा कुछ। वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी उसके फादर के heirs को। एंड सिमिलरली अगर प्रॉपर्टी उसे अपने हस्बैंड या फादर इन लॉ से मिली थी और उसके अपने आगे बच्चे, ग्रैंड किड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड के heirs को ही जाएगी। सेक्शन 16 ने कुछ रूल्स हमें बताए। पहला ये कि एंट्री प्रेफरेंशियल होगी, जो ए टू ई अभी हमने पीछे पढ़ा। ए को बी के ऊपर प्रेफर किया जाएगा, बट विद इन एंट्री सबका साइमल्टेनियस हक होगा। रूल नंबर 2 ने हमें बताया कि प्री डिसीज्ड सन अगर डॉटर है, मान लो कोई बच्चे की पहले ही डेथ हो चुकी है और उसके आगे ग्रैंड किड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ग्रैंड किड्स को उनका हक मिलेगा। रूल नंबर 3, एयर्स जो बी डी और ई में मेंशन किए गए थे, यानी हस्बैंड के एयर्स, फादर के एयर और मदर के एयर, इनमें डेवोल्यूशन सेम ऑर्डर और सेम रूल्स में होगा, और ऐसे अप्लाई किया जाएगा जैसे ये इंसान खुद मरा हो इंटेस्टेट। ठीक है। सेक्शन 17 स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं, जिनके ऊपर ये लॉज अप्लाई होते हैं। इनके केस में सेक्शन 8 में एग्नेट्स और कॉग्नेट्स और हो जाते हैं, एंड फॉर सेक्शन 15 क्रोनोलॉजी इनकी थोड़ी चेंज हो जाती है, वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने बेसिक्स कवर कर लिया। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 18 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। सो डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।